तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, तो अब जो गैरतमंद कौमें होती हैं खुद ही कर लेती हैं लास्ट क्वेश्चन। तो चलें खैर कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हम। ऑलरेडी ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था मेरे ख्याल से। कहना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पर बुक निकालें सब लोग, वर्कशीट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 5 निकालें, और पेज नंबर मेरे ख्याल से 30 है शायद। यस, पेज नंबर 30 निकालें वर्कबुक 3 का। वर्कबुक 3 का पेज नंबर 30 निकालें, क्वेश्चन नंबर 5 है। सही है भाई, वर्कशीट निकाली सब लोगों ने, पेज नंबर 30 निकाला वर्कबुक 3 का। सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस, सही है, तो कांस्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3.9 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 3.49 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया हुआ है। When the gas is heated, 565 joules of thermal energy causes it to expand to a volume of 3.87 exponent 3 centimeter cube at 53 degree centigrade. This is illustrated in figure 2.1. यानी ये गैस का वॉल्यूम था इनिशियल, इसको हम कहते हैं V1। ये गैस का टेम्परेचर था इनिशियल, इसको हम कहते हैं T1। हमने इसको 565 जूल हीट सप्लाई की, तो इसका नया वॉल्यूम कितना हो गया? नया वॉल्यूम इसका हो गया V2, और नया टेम्परेचर का कितना हो गया? T2। Can show that the initial and final pressure of the gas are equal। तो अगर आप प्रूफ करें कि गैस का इनिशियल और फाइनल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा। अब देखें, हमने पढ़ा था कि P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर होता है? P2 V2 अपॉन T2 के बराबर होता है। तो अगर इनिशियल और फाइनल प्रेशर अगर बराबर होंगे तो P1 अपॉन P2 का आंसर क्या आना चाहिए? P1 अपॉन P2 का आंसर तकरीबन 1 आना चाहिए, अगर इनिशियल और फाइनल प्रेशर बराबर हैं तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का आंसर रेशो 1 आना चाहिए। इस इक्वेशन का से P1 अपॉन P2 बराबर होगा किसके? V2 T1 डिवाइड बाय V1 T2। इस इक्वेशन से हमने बनाई है इक्वेशन। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें, P2 को अगर आप P1 के नीचे लेकर आए तो T1 ऊपर जाकर V2 से मल्टीप्लाई होगा V2 T1, और V1 यहाँ T2 से मल्टीप्लाई होगा नीचे V1 इंटू T2। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा था आइडियल गैस में कि किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि टेम्परेचर केल्विन में हो। तो टेम्परेचर केल्विन में करना ना भूलिएगा। वॉल्यूम को बेशक आप मीटर क्यूब में चेंज ना करें, क्योंकि वॉल्यूम की 2 यूनिट्स ऊपर नीचे की सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में ही होना चाहिए। तो V2 की जो वैल्यू है वो है 3.87 एक्सपोनेंट 3, T1 है 21 प्लस 273। इस तरह V1 जो है वो है 3.49 एक्सपोनेंट 3, और दूसरा जो टेम्परेचर है आपका V2 कितना है? 53 प्लस 273। इसको सॉल्व करके देखें
P1/P2 का आंसर जो है वो 1 आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जरा चेक करें इसका आंसर P1 और P/P2 का आंसर जो 1 आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, तो P1/P2 जो है वो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इज इक्वल टू P2। तो हमने साबित कर दिया कि इस गैस का जो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दोनों बराबर है। ठीक है, पार्ट बी पर आ जाएगा आप लोग। पार्ट बी में कह रहे हैं कि द प्रेशर ऑफ द गैस इज 4.20 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। फॉर दिस हीटिंग ऑफ द गैस कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन कितना होगा? अब देखें, वर्क डन हमने कल पढ़ा था किसके बराबर होता है? P डेल्टा V के बराबर होता है। वर्क डन P डेल्टा V के बराबर होता है। तो प्रेशर यहाँ पे इसने कितना दिया हुआ है आपको? 4.20 एक्सपोनेंट 5 दिया हुआ है। चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा? चेंज वॉल्यूम आएगा V2 माइनस V1 से। ठीक है, तो आपका V2 कितना है? V2 है 3.87 एक्सपोनेंट 3 सेंटीमीटर क्यूब और V1 है 3.49। यहाँ इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों चेंज करना पड़ेगा? उसकी वजह ये है कि वर्क डन के लिए आप आंसर अगर जूल में चाहिए तो फिर वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए ना। तो ये चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा? 4.20 एक्सपोनेंट 5 प्रेशर हो गया आपका, एक वॉल्यूम है 3.87 एक्सपोनेंट 3 है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 10 की पावर 3 को 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है ना, एक 10 की पावर 3 है और एक 10 की पावर -6 है, तो ये क्या बनेगा? 10 की पावर -3 बनेगा। तो 3.87 एक्सपोनेंट -3 माइनस का 3.49, तो जाएगा 3.49 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो कितना बनेगा? बनेगा 4.20 इंटू 10 पावर 5। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.38 बचेगा शायद, एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो उसको देख लें क्या आंसर आ रहा है इसका। इसका आंसर बताएं, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है इसका। ऑलराइट, तो आपका वर्क डन हो जाएगा 160 जूल्स। ठीक है, 160 का जूल का वर्क डन हो गया भैया, हो गया। उसके बाद ये कह रहा है यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन योर आंसर इन पार्ट 1 टू डिटरमिन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। देखिए, यहाँ पर आपने हीट सप्लाई की थी सिस्टम को, कितनी हीट सप्लाई की थी? 565। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है +565। प्लस में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हीट आपने सिस्टम को दी है, सिस्टम से बाहर नहीं आई है। और वर्क डन यहाँ पर है 160 जूल। इस 160 जूल को प्लस में लूं या माइनस पे लूं? इस 160 जूल को माइनस मैं में सर। माइनस में क्यों लूंगा 160 जूल को? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्योंकि जो है वो वर्क डन गैस ने किया, गैस ने एक्सपेंड किया है। ठीक है ना, इसके वॉल्यूम 3.49 से बढ़ के 3.87 हो गया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस ने एक्सपेंड किया है। जब गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव में लेते हैं, तो इसका वर्क डन हो जाएगा -160 जूल्स। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है
वो कैसे आएगा, वो आएगा Q plus W और the value of Q is 565 and the value of W is -160. तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा 405 जूल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 405 जूल्स। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई सबके। फिर ये कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आइडियल गैस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसकी वजह ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और चूंकि ये आइडियल गैस है, चूंकि ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में तो पोटेंशियल एनर्जीज होती नहीं है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती। तो लिहाजा आपकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जब हम क्या लिखेंगे, हम जब लिखेंगे देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज in an ideal gas, there are no intermolecular forces in an ideal gas, therefore no potential energy and internal energy is sum of kinetic and potential energy. Therefore, change in kinetic energy should be equal to change in internal energy. ठीक है, तो भाई हम कह सकते हैं कि हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस वर्कशीट के कंप्लीट होने के साथ ही जो है माशाल्लाह से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म होने के साथ ही हमारा थर्मल फिजिक्स भी खत्म हो गया। ठीक है जनाब, दैट इज ऑल अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस पे हमारी बात कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, दैट्स इट। अब देखें, अब सूरत हाल कुछ जो है मुख्तलिफ हो गई है। आपको याद होगा कल ही की क्लास में मैंने आपको जो मिड टर्म का सिलेबस लिख के दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो सिलेबस जो है वो इरेलीवेंट हो गया क्योंकि ज़ाहिर अब तो कॉलेजेस की छुट्टी हो गई, दिसंबर में मिड टर्म्स हो नहीं सकेंगे। तो लिहाजा हम अपना प्लान चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। अब जो है वो मिड टर्म का सिलेबस तो वो मीनिंगलेस हो गया। अब हम जो अपने सारे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। हमने कल डिसाइड ये किया था कि हम 9 चैप्टर्स जो मिड टर्म में रखेंगे, और हम कम्युनिकेशन का चैप्टर मिड टर्म में नहीं रखेंगे, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर रिवाइज करेंगे बिफोर मिड टर्म्स, और उसके अलावा हम पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और एक टेम्परेचर का टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था कि एक लेक्चर का टॉपिक है वो हमारा मिसिंग है। तो हम ज़ाहिर जो कि मिड टर्म की हमें टेंशन नहीं है, अब इमीडिएटली मिड टर्म्स नहीं हो रहे हैं हमारे, तो लिहाजा अब हम ये करेंगे कि अब हम जो है वो अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, और जब एग्ज़ाम होगा कॉलेज खुलेंगे तो हम फिर उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। तो हम बुक 3 को ही कंटिन्यू करते हैं। मैं कहता हूँ बुक 3 को कंप्लीट करते हैं पहले। आज का दिन है, आज है ट्यूसडे और डेट क्या है, 24। हम जो बुक 3 को ही कंटिन्यू करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बुक 3 का एक। और जो नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बेचारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी,
नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नए टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर के पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, और इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे अबाउट रेडियो एक्टिव डीके। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के बाद इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्कशीट सॉल्व करेंगे, और रेडियो एक्टिव डीके करने के बाद उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्कशीट जो सॉल्व करेंगे। और जो वर्कशीट्स हैं उनके नंबर मैं आपको बताऊं अगर, तो मेरे ख्याल से वर्कशीट नंबर इसका जनाब है, वर्कशीट नंबर मुझे याद नहीं है इसका, जो भी वर्कशीट नंबर होगा वो करेंगे बस इसका। ठीक है, बुक 3 में देख लिएगा आप क्या नंबर है वर्कशीट का। तो इसकी जो है वो 2 वर्कशीट्स होंगी, ठीक है जनाब, और 2 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। पहला टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी का होगा। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के बाद एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके का, और वो पढ़ने के बाद इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम जो है वो इस चैप्टर को पढ़ सकेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो है किस चीज़ का? वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको शो करते हैं स्मॉल ई और कैपिटल वी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, तो आपसे कोई बोले भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। पहली बात, अगर ये यूनिट ऑफ एनर्जी है तो जूल से इसका क्या कन्वर्जन है? जूल से इसका कन्वर्जन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यूनिट ऑफ एनर्जी है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है किसके? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, सॉरी मैंने वोल्ट लिख दिया, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के बराबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो एनर्जी की यूनिट मौजूद है जूल, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करने की क्या जरूरत है? उसकी वजह यह है कि एटॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जीज होती हैं बहुत छोटी होती हैं। तो अब एटॉमिक लेवल पर एनर्जीज जो जूल में नहीं नापते, बल्कि एटॉमिक लेवल पर आप एनर्जीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में नापते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। यानी कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जूल का ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ टाइम्स जो है छोटा है। तो एटॉमिक लेवल पे चूंकि बहुत छोटे छोटे मासेस, बहुत छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं, तो लिहाजा एटॉमिक लेवल पर एनर्जीज आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट नापते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ठीक है जी, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हुआ। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा है अगला कॉन्सेप्ट है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है जी, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम यू से शो करेंगे। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट वही होती है, वो कॉन्सेप्ट होता है आप केमिस्ट्री में एएमयू जिसको आप कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट है या फिर ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है। ये बेसिकली यूनिट है किसकी? मास की। ठीक है,
जिस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की यूनिट है, उस तरह से जो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यू है वो मास की यूनिट है। और मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। किलोग्राम से क्या कन्वर्जन है? किलोग्राम से इसका कन्वर्जन ये है कि 1 U जो होता है वो बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। ठीक है, तो जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है या 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट होता है या जो 1 U होता है वो किलोग्राम में बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया किस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा हो गया यू के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो पता चला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली एनर्जी की यूनिट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल के। इसी तरह से यू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो मास की यूनिट है और 1 U बराबर है 1.66 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम के। बेसिकली इन दोनों यूनिट्स के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एटॉमिक लेवल पर जो है वो मासेस बहुत छोटे होते हैं और एटॉमिक लेवल पर जो है वो एनर्जीज भी बहुत छोटी होती हैं। तो चूंकि एटॉमिक लेवल पर मासेस और एनर्जीज बहुत छोटी होती हैं, इसलिए हमने इनके लिए जो है छोटी छोटी यूनिट्स बना ली हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी है और एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बहुत छोटी यूनिट ऑफ मास है। ठीक है, और उनके कन्वर्जन जूल और मास के साथ मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली चीज जो है वो कहलाती है आपके अगली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो है मास एनर्जी इंटर कन्वर्टिबिलिटी। मैंने क्या लिखा? मास एनर्जी इंटर कन्वर्टिबिलिटी। अब देखें, आप चाहे जितने जो है वो फिजिक्स से नावाकियत रखते हो, बट स्टिल यू मस्ट हैव सीन दिस इक्वेशन एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ। E is equals to mc स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज द मोस्ट कॉमन और मोस्ट वेल नोन और द मोस्ट पॉपुलर इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, तो ये गलत ना होगा। E is equals to mc स्क्वायर जो है बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है आइंस्टाइन का, जिस पर आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज मिला था। और मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे मशहूर इक्वेशन में से एक इक्वेशन है, E is equals to mc स्क्वायर। ठीक है, अब जो E is equals to mc स्क्वायर है, इसमें जो है आप जो है वो ये देखें कि ये है क्या चीज़। बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये एक जो है फिलॉसफी को, एक थ्योरी को शो करती है। उस थ्योरी के हिसाब से जो है मास जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बताती है कि कन्वर्जन का जो है प्रिंसिपल क्या होगा। मिसाल के तौर पर m का मतलब है मास, बट दैट मास मस्ट बी इन किलोग्राम। और E का मतलब यही है कि जब आप उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट एनर्जी मस्ट बी इन जूल्स। और C यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और C का मतलब यहाँ पर क्या है? C का मतलब यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो इस सिंपल सी क्वेश्चन के जरिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी, या अदर वे राउंड अगर देखें तो अगर हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट करें तो कितना मास बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ 208 ग्राम मास is converted into energy। ठीक है, हमने फर्ज किया कि 208 ग्राम जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये मास किलोग्राम में होना चाहिए, तो 208 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 0.208 kilogram। Now the equation says that E equals to mc square। तो एनर्जी E बराबर होगी, मास की जगह जाएगा 0.208, C का मतलब एक कांस्टेंट है 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो एनर्जी हो जाएगी 0.208 मल्टीप्लाई बाई 9 एक्सपोनेंट 60। जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका, शाबाश। 0.208 मल्टीप्लाई बाई 9 एक्सपोनेंट 60, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। 1.87 एक्सपोनेंट 16, तो देगा 1.87 एक्सपोनेंट 16 जूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है 208 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी? 1.87 एक्सपोनेंट 16 जूल एनर्जी बनेगी। ठीक है, अच्छा अब जरा एक सवाल और सॉल्व करते हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए है। कन्वर्ट 1 U mass into energy in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी 1 U मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी बनेगी? यानी उस एनर्जी का आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है आपको। ठीक है, तो आपके सामने एक लिखे हुए कन्वर्जन और आपको जो है वो 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। ये कन्वर्जन और फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि आपको जो है कन्वर्ट करना है किसको? 1 U मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी किस में होना चाहिए? एनर्जी आपकी होना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फटाफट ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं आप। ये सारे कन्वर्जन और सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं।
हाँ भाई, क्या आंसर आया इसका? ऑल राइट, योशा का आंसर आ रहा है 931, सलमान का आंसर आ रहा है 939। ठीक है, सही है। देखें भाई, सूरत कुछ ऐसी है। देखें भाई, मैं वन यू मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बात तो आप ये देखें कि वन यू मास जो है वो किलोग्राम में होता है कितना है। वन यू मास किलोग्राम में बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, अब एनर्जी जो है वो बराबर है किसके? एनर्जी बराबर है mc² के। तो वन यू मास किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी आ गई और किस में आई? जूल्स में आई। अब आप इस एनर्जी को अगर आप इस एनर्जी को जो आ रही है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9 एक्सपोनेंट 16, ये जूल है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, अगर आप इसको डिवाइड कर दें 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से, तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को अगर आप 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 इंटू 9 एक्सपोनेंट 16 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर माइनस 6 से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन। और उस पूरे आंसर को जब आप लिखेंगे राउंड ऑफ करके 2SF में, तो 2SF में राउंड ऑफ करके ये आंसर बनेगा 930 तकरीबन। किसी का आंसर 931 आ रहा होगा, किसी का 930.5 आ रहा होगा, किसी का 932 आ रहा होगा, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 930 बनेगा। तो ये एनर्जी बराबर हो जाएगी 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेसिकली ये हुआ
कि अगर किसी भी चीज का 1u मास एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो वो मास तकरीबन इक्विवेलेंट होता है किसके, 1u मास इज इक्विवेलेंट टू 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है भाई, तो मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि 1u मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 1u मास जो इक्विवेलेंट होगा किसके, 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके जो मामला हैं ये हो गए इस तरह से। तो हमने जो है अभी न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, हम कुछ अपने बेसिक्स डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिक्स डेवलप करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले चीज़ क्या बताई, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बेसिकली एनर्जी की यूनिट है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ऐसे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट है यू, ये मास की यूनिट है, और 1u बराबर होता है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर हमने मास एनर्जी इंटर कन्वर्टिबिलिटी की बात की, यानी कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला E=mc², जहाँ पर m जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए मास, और c स्पीड ऑफ लाइट है, और E जो एनर्जी इन जूल्स है। फिर हमने डिफरेंट मास को जो एनर्जी में कन्वर्ट करके देखा था उससे कितनी एनर्जी जो है वो बनती है। अब हम अपना प्रॉपर जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम यहाँ करेंगे वो डेफिनेशन क्या कहलाती है, वो डेफिनेशन कहलाती है मास डिफेक्ट। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम करेंगे वो कहलाती है मास डिफेक्ट, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा एम से, मास डिफेक्ट। ठीक है भाई, मास डिफेक्ट क्या चीज है? देखें, जब आप एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एक न्यूक्लियस की जब हम बात करें तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो एक बंच होता है, जिस बंच में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है, बेसिकली वो एक बंच होता है प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियस जो है बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक बंच होता है, लाइक दिस। ठीक है, अब फर्स्ट करें जो ये हरे वाले पार्टिकल्स हैं ये क्या है, हरे वाले पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन्स हैं मिसाल के तौर पे। फर्स्ट करें जो लाल वाले पार्टिकल्स हैं ये क्या है, ये प्रोटॉन। ठीक है, अभी आपको पूरा न्यूक्लियस तैयार हो गया। ठीक है, अब आप इस न्यूक्लियस का मास कर लें, आपने न्यूक्लियस का मास कर लिया। फर्स्ट करें जो मास ऑफ न्यूक्लियस आया वो कितना आया, वो आया mn आया। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आया, mn आया। फर्स्ट करें एक न्यूट्रॉन का जो मास है उसको हम कहते हैं क्या कहें इसको यार, इतना एक काम करते हैं, जो मास ऑफ न्यूक्लियस है उसको मास ऑफ न्यूक्लियस ही रहने देते हैं। अब फर्स्ट करें कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। फर्स्ट करेंगे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं a-z। मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ए का मतलब क्या होता था, जेड का मतलब क्या होता था। अगर आपको याद पड़ता हो, अगर एक एलिमेंट है x तो उसकी न्यूक्लियर नोटेशन कैसी होती थी, a एंड z। यहाँ पर z का मतलब क्या होता था, z का मतलब होता था प्रोटॉन नंबर। ठीक है, z का मतलब क्या होता था, प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर मतलब कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, और ए का मतलब क्या होता था, ए का मतलब होता था न्यूक्लियॉन नंबर। और न्यूक्लियॉन नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर
ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा, नहीं होगा, हो गया, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज जेड। इसी तरह मास ऑफ अ प्रोटॉन, उसको हम ले लेते हैं mp। ऐसे ही मास ऑफ अ न्यूट्रॉन को हम क्या ले लेते हैं, mn ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और से देखिए। अब अगर हम z मल्टीप्लाई बाय mp करें तो ये क्या आ गया, mp का मतलब है एक प्रोटॉन का मास, z का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ZMP का मतलब हो जाएगा सारे प्रोटॉन्स का मास। ऐसे ही अगर हम जो है वो a माइनस जेड को मल्टीप्लाई करें mn से, तो mn का मतलब है एक न्यूट्रॉन का मास, और a माइनस जेड से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सारे न्यूट्रॉन्स का मास। तो ये जो है सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास आ गया। और ये जब न्यूक्लियस बन जाता है तो आप जो है उसका मास कर लेते हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग दोनों मासेस बराबर आने चाहिए ना भाई। एक न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, एक न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। आपने सारे प्रोटॉन्स का अलग से मास किया, सारे न्यूट्रॉन्स का अलग से मास किया, उसको जमा किया, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या होता है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या होता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मास हमेशा इस मास से, क्लास नहीं ले रहे थे, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मास हमेशा इस मास से ज्यादा होता है। यानी कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो इंडिविजुअल मासेस हैं उनको आप जमा करें तो अगर वो m1 है और जो न्यूक्लियस का प्रैक्टिकल मास है वो m2 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि m1 जो है हमेशा m2 से ज्यादा आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मिलकर 50 होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस का मास भी 50 आना चाहिए, लेकिन ये 49.5 आ रहा है मिसाल। तो ये 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि m1 माइनस m2 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, ये डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है। ये डिफरेंस क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट कहलाता है। यानी कि एक न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके इंडिविजुअल मासेस को अगर आप जमा करें तो उनके इंडिविजुअल मासेस का सम न्यूक्लियस के मास के बराबर आना चाहिए, लेकिन उसके बराबर नहीं आता, और उसमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस मास डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, कल इंशाअल्लाह इस क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मास डिफेक्ट से ही अपनी बात जो है दोबारा से शुरू करूंगा। ठीक है, मैं मास डिफेक्ट से दोबारा से अपनी बात शुरू करूंगा और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कल इंशाअल्लाह बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक करके इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल इंशाअल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आज तक के जो लेक्चर हैं पीडीएफ के जो मेरे पास पड़े हुए नवंबर के पूरे मंथ के, वो इंशाल्लाह मैं आपको दोपहर को सेंड कर देता हूँ सारे लेक्चर्स अभी तक के। और अब जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि अब आपकी सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। और ये बात समझ रखिएगा, अगर जनवरी जब कॉलेज दोबारा खुलेगा तो फिर रिवीजन का या दोबारा से चैप्टर पढ़ने का कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। लिहाजा ऑनलाइन क्लास को रेगुलर क्लास की तरह सीरियस लें, रोजाना क्लास लें, काम करते रहें। मैं आपको असाइनमेंट वैसे ही देता रहूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा टेस्ट भी वैसे लेता रहूँ जिस तरह होते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो कोई बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको मास डिफेक्ट से कंटिन्यू कराऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल। थैंक यू।